वो एक बात ये है कि ये बात करता है हमारे एडिशनल जांच शब्दों को, एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज की। किसकी? एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज की। किसी मजिस्ट्रेट की बात नहीं हो रही बच्चे, किसी बात हो रही है सेशन जज की। और इस बारे में है सेक्शन 194 कि वो ऐसे केसेस में ट्रायल कंडक्ट करेंगे जो उनके पास भेजे जाएंगे, जो उनके पास भेजे जाएंगे। क्या बोला जा रहा है कि एडिशनल जज के तौर पर या फिर असिस्टेंट जज के तौर पर, एडिशनल सेशन जज के तौर पर या फिर असिस्टेंट सेशन जज के तौर पर उन केसेस का ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा जो हमारे सेशन जज साहब हैं उस डिवीजन के, जहां पर वो असिस्टेंट है, जहां पर वो एडिशनल है, अगर वो चाहे तो जो भी केस वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर के अनुसार भेजेंगे ट्रायल कंडक्ट कराने के लिए, या फिर ये पावर सेशन जज के अलावा किसके पास है? हाई कोर्ट के पास, कि हाई कोर्ट जो भी बोलेगा स्पेशल ऑर्डर के अनुसार और इस एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज को डायरेक्ट करेगा किसी भी केस का ट्रायल चलाने के लिए। तो मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 194 का एजेंडा क्या है? सेक्शन 194 का एजेंडा आपको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ की हायरार्की को समझाने का है। देखो बच्चे, मैंने आपको सेक्शन पढ़ाया था सेक्शन 192, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसके पास पावर थी कि वो किसी भी केस का कॉग्निजेंस ले रहा था तो उस केस को ट्रायल के लिए वो किसी भी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता था। वो जैसे पढ़ा था 192 के अंदर। फिर 193 के अंदर हमें एक सफाई मिला और 193 के अंदर बोला गया कि हमारा कोर्ट ऑफ सेशन है वो तो कॉग्निजेंस लेता ही है, वो केवल ट्रायल कंडक्ट करता है उन केस का जिन केसेस को उसके सामने भेजा जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब ये सेक्शन 194 हम पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि ये जो कोर्ट ऑफ सेशन है जो कॉग्निजेंस ले रहा है, ट्रायल कंडक्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी केस है, ध्यान से समझना इस बात को, अगर कोई भी केस है एक्सक्लूसिवली इस कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राई किया जा सकता है। अब मैं बोलता हूं कि कोई भी केस जो है एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राई किया जा सकता है, मतलब क्या है? मैं किसको रेफर कर रहा हूं? हम शेड्यूल को रेफर कर रहे हैं। मैंने आपको जुरिसडिक्शन के दो आधार बताए हैं, एक है टेरिटरी और एक है नेचर ऑफ द ऑफेंस। अब टेरिटरी तो चलो एक चीज हो गई, अपराध कहां पे किसी भी टेरिटरी के ऊपर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी जुडिशियल होता है, फर्स्ट का भी होता है, सीजन का भी होता है और कोर्ट ऑफ सेशन का भी होता है। क्योंकि जैसे ये है तो ये हमारा जेएम2 का हो गया, जेएम1 का हो गया, सीजीएम का हो गया, कोर्ट ऑफ सेशन का हो गया। तो टेरिटरी तो ओवरलैप करती है जुडिशियल किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये जो शेड्यूल है जो ऑफेंसेस को उनके नेचर के अनुसार बांटता है, बोलता है कि ये अपराध जाएगा जेएम2 के पास, ये अपराध जाएगा जेएम1 के पास, ये अपराध जाएगा सीजीएम के पास, या फिर ये अपराध जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास। तो ये वाली जो जुडिशियल क्राइटेरिया है इसकी बात हो रही है। हमने सेक्शन 193 में पढ़ा था कि अगर कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी केस का कॉग्निजेंस ले रहा है और कोई ऐसा केस है जो इसके नेचर की वजह से शेड्यूल के अनुसार वो केवल कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राई किया जा सकता है, मतलब शेड्यूल में लिखा हुआ है कि उस केस के बारे में कार्रवाई चलाई जाएगी वो केवल कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा चलाई जाएगी, तो हमारा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उस केस की कॉग्निजेंस लेगा और उसको ट्राई के लिए कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज देगा। पर बच्चे कोई एक केस होगा नहीं, दो केस होंगे नहीं। अगर हम टेरिटरी वाइज देखें तो सबसे बड़ी जुडिशियल किसकी है? किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कोर्ट ऑफ सेशन की है। तो बाकी लोगों के कंपैरिजन में सीजीएम की बात करें, जेएम की बात करें, जेएम2 की बात करें, किसी और के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा केसेस का बाहर तो हो सकता है कोर्ट ऑफ सेशन पे आए अगर उस नेचर के अपराध ज्यादा हो रहे हैं, जिसका एक्सक्लूसिव ट्रायल वही कर सकता है। और कोर्ट बेचारा एक जज साहब बेचारे अकेले कितने केस को देखेंगे? कई सारे केसों में एक्सक्लूसिव ट्रायल होंगे कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, वैसे तो कोर्ट ऑफ सेशन पागल हो जाएगा, जज साहब पागल हो जाएंगे। तो उसी का सॉल्यूशन निकाला है हमारे सेक्शन 194 और ये बोला है कि ये जो कोर्ट ऑफ सेशन है इसके पास जब भी कोई केस आता है ट्रायल चलाने के लिए, इसके पास चॉइस है कि अपने उस केस को दो लोगों के पास भेज सकता है। किसके पास? और याद रखिएगा बच्चे, एडिशनल सेशन जज के पास, असिस्टेंट सेशन जज के पास। तो वो जो केस है जो कोर्ट ऑफ सेशन के सामने पेंडिंग है वो चाहे तो उसको खुद भी चला सकता है, चाहे उसको ट्रायल के लिए एडिशनल सेशन जज के पास भेज सकता है, चाहे उसको ट्रायल के लिए असिस्टेंट सेशन जज के पास भेज सकता है। और ये जो पावर है कोर्ट ऑफ सेशन के पास अपने काम को बांटने की दोनों में, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज में, इस पावर को हाई कोर्ट भी एक्सरसाइज कर सकता है। हाई कोर्ट भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी केस कोर्ट ऑफ सेशन के सामने पेंडिंग है वो केस एडिशनल सेशन जज को दे दो या असिस्टेंट सेशन जज को दे दो। ये दोनों लोग पावर एक्सरसाइज करते हैं, मोस्ट लाइकली नॉर्मल स्थिति में तो वही सेशन जज साहब करेंगे। हाई कोर्ट पे भी वो पावर है कि सुपरवाइजरी कोर्ट किसी स्टेट के अंदर वो सुपरवाइजरी रूल करता है। तो हमारा सेक्शन 194 का बस इतना सा एजेंडा है टू शेयर द बर्डन ऑफ द सेशन जज ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, बस इतना सा सेक्शन 194 का। ठीक है, अब ये तो हो गई मामूली सी छोटी सी बात। अब आते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे पे। अब देखो जो भी सेक्शन की चर्चा होने वाली है सेक्शन 195 ऑनवर्ड्स लग जाएगी, लगातार इस सेक्शन आएंगे और कुछ सेक्शन कंफ्यूज भी लगेगा आपस में, तो सबको बड़ा सावधानी से देखना है। आप सभी लोग अपने नोट्स में 194 जहां पे आपने लिख लिया है उसके बाद दो तीन लाइन छोड़ लाइन खींचो और हेडिंग डालो लिमिटेशन ऑन कॉग्निजेंस, लिमिटेशंस ऑन कॉग्निजेंस। और उसकी शुरुआत होती है हमारे इस सेक्शन 195 से और हर एक सेक्शन बहुत स्पेसिफिक है, बहुत पेक्यूलियर है, अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जब रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा सेक्शन, ठीक है? और लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा क्योंकि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अलग से उस चीज को समझना। तो देखिए 195 में क्या बोला जा रहा है? 195 में बोला जा रहा है अगर वो केस है वो केस लॉफुल अथॉरिटी, ध्यान से देखना, लॉफुल अथॉरिटी ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट की कंटेम्प्ट के बारे में देखो, हमने आईपीसी पढ़ा है और आईपीसी में लगभग काफी आगे तक पहुंच गए हैं। तो उसमें मैंने आपको कुछ सेक्शन ऐसे पढ़ाए थे जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा था, उसकी कही हुई बात को मान नहीं रहा था। तो अगर कोई ऐसा अपराध है इस कैटेगरी का अपराध या फिर कोई ऐसा ऑफेंस है, कोई ऐसा अपराध है जो पब्लिक जस्टिस के खिलाफ, पब्लिक जस्टिस के खिलाफ मतलब कोर्ट इन्वॉल्व है, कोई कोर्ट की बात नहीं मान रहा है, या फिर कोई भी ऐसा अपराध है जो किसी डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ है, दस्तावेज से जुड़ा हुआ है, टाइटल थोड़ा सा रफ लगेगा बट हम सेक्शन पढ़ेंगे थोड़ा स्पेसिफिक है। वो स्पेसिफिक सेक्शन बताता है आईपीसी के कि यहां पे किस सेक्शन की बात हुई। तो वो सारे अपराध जो पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी की कंटेम्प्ट के बारे में, वो सारे अपराध जो पब्लिक जस्टिस के खिलाफ है और वो सारे अपराध जो डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए हैं जो एविडेंस के तौर पर किसी कोर्ट में दिए हैं, फिर से कोर्ट वाला लेक्चर है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा सेक्शन 195 लागू होता है। अब लागू होता है तो सेक्शन 195 बट इसके लागू होने का व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस वही समझना है। और उसकी शुरुआत होती है सब सेक्शन 1 से और बहुत क्लियर शब्दों में बोला जा रहा है कि कोई भी कोर्ट ध्यान से देखना हर एक सेक्शन को रिलेट करना है सेक्शन 190 से, किसे 190 से मेन पावर जो है मजिस्ट्रेट साहब की वो कहां पे कॉग्निजेंस लेगी 190 में, पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। तो यहां पर साफ-साफ शब्दों में बोला जा रहा है कि कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, मैंडेटरी है, जाके भी ले सकता किसी भी ऐसे अपराध की जिसकी सजा दी जाती है। अब देखो आईपीसी का स्टैट्यूट निकाल कर सभी लोग बहुत जरूरत पड़ने वाली आज की क्लास में। तो वो जो अपराध है वो पनिशेबल है सेक्शन 172 से लेकर सेक्शन 188 के बीच में जो हमारी इंडियन पीनल कोड है। तो अगर कोई भी अपराध जिसके बारे में वो कंप्लेन है, जिसके बारे में वो पुलिस रिपोर्ट है, जिसके बारे में वो नॉलेज इन्फॉर्मेशन है, अगर वो अपराध के सेक्शन में गिर रहा है मतलब 172 से लेकर 188 के बीच में, तो कोई भी मजिस्ट्रेट सेक्शन 190 के अंदर चाहकर भी उस केस का कॉग्निजेंस नहीं ले पाएगा। ठीक है, सभी लोग अपना आईपीसी का कंटेंट वाला पेज खोलो, कंटेंट वाला। और फटाफट से देखो हमारा सेक्शन 172 कौन से चैप्टर में गिर रहा है। देखो सेक्शन 172 गिरता है हमारे चैप्टर नंबर 10 में, जिसको हमने बहुत ही रिसेंटली अभी पढ़ा। इसमें बात होती है लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी अंडर। जैसे एक एग्जांपल सेक्शन 172 जो है वो बात कर रहा है ऐसी स्थिति का कोई व्यक्ति समन से भाग रहा है, उसमें समन सर्व करना है पर वो भाग रहा है, बदमाशी दे रहा है। जैसे सेक्शन 173 की बात करें तो समन सर्व नहीं होने दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 177 की बात करें तो कोई व्यक्ति फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सेक्शन 178 की बात करें तो कोई व्यक्ति बोथ पर अफर्मेशन पर मना कर रहा है, किसी भी ऐसी चीज को करने के लिए पब्लिक सर्वेंट बोल रहा है। सेक्शन 184 का एग्जांपल ले, कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन डाल रहा है किसी भी प्रॉपर्टी की सेल होने में। सेक्शन 188 का एग्जांपल ले, हमारे कैटेगरी लास्ट सेक्शन है उसके अंदर डिसोबीडियंस कर रहा है, किसी भी ऐसे ऑर्डर को पब्लिक सर्वेंट ने बनाया है। ये पूरा चैप्टर नहीं है, पूरा चैप्टर तो 190 करता है। इसके पहले सेक्शन से 172 से लेकर 188 तक तो ये जितने भी अपराध हैं जिनकी हमने चर्चा की है, इन अपराधों में से अगर कोई भी अपराध है और ये अपराध माने जाते हैं कंटेम्प्ट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, इन अपराधों में से अगर कोई भी अपराध है तो उसकी कोई कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब। ठीक है, तो पहली कैटेगरी हो गई। दूसरा, कोई भी मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस नहीं लेंगे किसी भी अबेटमेंट की या अटेम्प्ट की, इन्हीं अपराधों से जुड़ा हुआ। तो कोई भी व्यक्ति है ये अपराध नहीं कर पा रहा है पूरा, पर उसकी करने की कोशिश करी, उसने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट भी होता है या फिर उसने अबेटमेंट किया, अपराध सेक्शन 0708 उसने अबेटमेंट किया अपराध। तो वो लोग जो ना केवल इस अपराध को कर रहे हैं सेक्शन 172 से लेकर 188 तक, पर वो भी लोग जो अपराध को करने की कोशिश कर रहे हैं पूरा नहीं कर पा रहे, या फिर वो भी लोग जो अपराध को अबेटमेंट कर रहे हैं, ये जो सारे के सारे लोग हैं इनके खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं ली जा सकती मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा। वेरी सिंपल सिचुएशन। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट। और जो थर्ड पॉइंट है वो किसके बारे में? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमने पढ़ा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का नाम है सेक्शन 120। अब कोई भी व्यक्ति जो इनमें से किसी भी अपराध को करने की किसी चर्चा में 172 से लेकर 188 तक है, इन अपराधों को करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का षड्यंत्र कर रहा है, आपराधिक साजिश में एंटर कर रहा है। तो ये जो व्यक्ति है इसके भी खिलाफ किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस नहीं ली जा सकती। तो कहने
का मतलब ना केवल वो लोग जो अपराध को कर रहे हैं, पर वो भी लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। इनमें से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं ली जा सकती। अब सभी लोग अचंभे में होंगे कि ऐसा क्यों है? तो क्या हम इन लोगों को छोड़ देंगे, जाने देंगे? क्यों भाई कॉग्निजेंस नहीं लेने दे रहे हैं? इसलिए कॉग्निजेंस लेने का केवल एक तरीका है, अगर इनमें से कोई भी अपराध हुआ है या अटेम्प्ट हुआ है या अमेंडमेंट हुआ है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, तो उसके बारे में कॉग्निजेंस लिया जा सकता है केवल तभी जब जो वो पब्लिक सर्वेंट है, जिसकी अथॉरिटी का वायलेशन हुआ है, जिसकी अथॉरिटी का कंटेम्प्ट हुआ है, सेक्शन 172 से लेकर 188 तक, जब वो कंप्लेंट फाइल करेगा मजिस्ट्रेट साहब के सामने, वो भी लिखित में, राइटिंग में, या फिर कोई दूसरा पब्लिक सर्वेंट जो इस पब्लिक सर्वेंट का जिसकी अथॉरिटी का कंटेम्प्ट हुआ है, इसका सीनियर है, तो वो पब्लिक सर्वेंट कंप्लेंट फाइल करेगा राइटिंग में, जिसकी अथॉरिटी का कंटेम्प्ट हुआ है या फिर उसका कोई सीनियर। केवल जब ये दो लोग कंप्लेंट फाइल करते हैं राइटिंग के अंदर मजिस्ट्रेट के पास, तभी ऐसे केसेस की कॉग्निजेंस ली जा सकती है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। एब्सोल्यूट सेक्शन है, शैल लिखा हुआ है, कोई चॉइस की बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पे एक बात है मैं आपको बताना चाहता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ी अर्ली स्टेज पे बता रहा हूं, पर जितना जल्दी बात को समझ लोगे उतना आसान लगेगा। देखिए बच्चे, हमने सेक्शन 190 के अंदर तीन आधार पढ़े थे, एक आधार नहीं था, तीन आधार थे। एक के अंदर कंप्लेंट थी, दूसरे के अंदर पुलिस रिपोर्ट थी, और तीसरे के अंदर वो नॉलेज और इंफॉर्मेशन था, ठीक है। ये तो बात हमने पढ़ी। अभी यहां पर तरीका तो बताया गया है, पर तरीके के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो शब्द केवल कंप्लेंट है। यहां पे ना ही पुलिस रिपोर्ट का जिक्र किया गया है और ना ही नॉलेज या इंफॉर्मेशन का जिक्र किया गया है। तो इससे आशय ये है कि ये जो भी अपराध है जिनकी चर्चा सेक्शन 172 से लेकर मतलब 172 से लेकर 188 तक जाती है, ये अपराध के बारे में कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता पुलिस रिपोर्ट के आधार पर या फिर नॉलेज और इंफॉर्मेशन के आधार पर। इसका केवल एक ही तरीका है और वो तरीका है कंप्लेंट का, और वो कंप्लेंट भी किसी अरे के द्वारा नहीं, केवल उस पब्लिक सर्वेंट या उसके सीनियर के द्वारा कीजिए। तो इन सिचुएशन में केवल कंप्लेंट एक ऑप्शन है, और कंप्लेंट भी उसी पब्लिक सर्वेंट या उसके सीनियर, तभी कोई मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है। उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये तो बात होगी पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे, जो दूसरी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है अंडर सेक्शन 195। यहां पे क्या बात हो रही है? यहां पे बोला जा रहा है कि कोई भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेगा किसी भी ऐसे अपराध की जिसकी जो सजा है वो दी जा रही है सेक्शन 193 से लेकर 196 तक, मतलब 193, 194, 195, 196, या फिर 199 के अंदर, या फिर 200 के अंदर, या 205 के अंदर, या फिर 205 से लेकर 211 मतलब 205, 6, 7, 8, 9, 10, 11, या फिर 228 तक। तो इन सारे के सारे सेक्शंस में से अगर कोई भी अपराध इन्वॉल्व है और ये जो अपराध हुआ है वो किसी भी कोर्ट में चलने वाली कार्रवाई के बारे में है, उसका कोई भी रिश्ता कोर्ट में चलने वाली कार्रवाई से है, तो कोई भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। अब फटाफट जाइए कंटेंट खोलो, जल्दी से देखते हैं कौन से सेक्शन यहां पे बात हो रही है, किन सेक्शन को एक्सेप्ट किया जा रहा है। पहले देखो 193, पहले इसका टाइटल पढ़ो, चैप्टर का टाइटल बोलता है ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। इस सेक्शन के टाइटल में एक्सप्रेशन यूज किया गया है, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। तो ये चैप्टर नंबर 11 है और इसके सारे सेक्शन की बात की गई है, कुछ सेलेक्टेड सेक्शंस है। जैसे पहली कैटेगरी 193 से लेकर 196, तो देखते हैं 193 बात करता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, और बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो फॉल्स एविडेंस देता है कोर्ट के अंदर, उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी, सीधी सी बात है। फिर 193 से 196 जाता है तो 194 बात करता है फैब्रिकेशन की, कोई भी व्यक्ति फैब्रिकेट कर रहा है फॉल्स एविडेंस को और उसके पीछे उसका आशय है कि वो किसी व्यक्ति को सजा दिलवाना चाहता है, और सजा जो है वो कैपिटल ऑफेंस के लिए है, मतलब ऐसे अपराध के लिए जिसको फांसी पर केस पड़ चुका है, ऐसी सिचुएशन है। या फिर 195 के अंदर फैब्रिकेट कर रहा है फॉल्स एविडेंस दे रहा है किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध की सजा दिलवानी जिसमें आजीवन कारावास हो सकता है, ठीक है। या फिर 195 के अंदर भी के अंदर थ्रेट कर रहा है, 196 के अंदर किसी एविडेंस को इस्तेमाल कर रहा है जिसके बारे में जानकारी कुछ होता है, तो पहली कैटेगरी हो गई। फिर देखो 199 फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है किसी भी डिक्लेरेशन के अंदर, और ऐसी डिक्लेरेशन को कानून के अनुसार एविडेंस के तौर पर कोर्ट में दिया जा रहा है। फिर तीसरी कैटेगरी 205 से 211, 205 में जैसे फॉल्स पर्सनेशन की बात हो रही है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बन के रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आपको कोर्ट के सामने, 206 के सामने फ्रॉडलेंट रिमूवल ऑफ कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है कि एग्जीक्यूशन से बचाने के लिए किसी भी प्रॉपर्टी का फ्रॉडलेंट रिमूव कर रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं उसको। तो यही सारे जो कुछ मिले जुले सेक्शंस हैं। अब जैसे जो आखिरी कैटेगरी है वो है सेक्शन 228। सेक्शन 228 बात करता है इंटेंशनली इंसल्ट करने की या इंटरप्ट करने की किसी भी पब्लिक सर्वेंट को जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में बैठा हुआ है। तो ये जो सारे सेक्शन हमने पढ़े, सारे सेक्शन को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे अपराध कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारे कोर्ट की कार्रवाइयों से जुड़े हुए हैं, कोर्ट के सामने होने वाली कार्रवाइयों से उनका कुछ ना कुछ रिश्ता है। जैसे झूठा एविडेंस दे देना, किसी को झूठे रूप से फंसा देना, या किसी भी जुडिशियल ऑफिसर की इंसल्ट कर देना, उसकी बेइज्जती कर देना। तो ये जो सारी स्थितियां हैं इनके बारे में हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं एट फर्स्ट हैंड कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। अभी प्रक्रिया क्या है वो भी बताऊंगा, पहले इस कैटेगरी को देख लो। ये कैटेगरी जो है वो कोर्ट से जुड़ी हुई है। अगर कोई भी अपराध सेक्शन 463, 463, 471, 476 के अंदर हुआ है, 475 या 476 के अंदर हुआ है इसके आईपीसी के, और वो जो अपराध है किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में है जिसको कोर्ट के सामने पेश किया गया है एविडेंस के तौर पर। अब ये चार सेक्शंस लिखे हुए हैं, ये ऐसे अपराध हैं जो सीधे तौर पर कोर्ट से जुड़े हुए नहीं है, पर अगर ये अपराध किसी ऐसे दस्तावेज के बारे में किए गए हैं जिस दस्तावेज को एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाना है, तो वो रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है ना उस अपराध में और कोर्ट में। देख लेते हैं सेक्शन 463 से लेके 476 तक कौन कौन से सेक्शन की बात की गई है। जल्दी से देखेंगे, सेक्शन 463 देखेंगे। 463 बात करता है फोर्जरी। ये सारे सेक्शन पढ़ेंगे। फोर्जरी का मतलब है किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ गड़बड़ करना, छेड़खानी करना, उसमें इंटेंशनली कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डालना, सही इन्फॉर्मेशन को मिटाना, वही सारी बात है, ठीक है। 463 की बात आता है आपका 471, किसी भी फोर्ज डॉक्यूमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को, किसी झूठे डॉक्यूमेंट को सही या असली डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल करना, 471। 475 बात करता है किसी भी मार्क को, किसी भी निशान को जिसको इस्तेमाल किया जाता है डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए, जैसे डिजिटल सिग्नेचर हो गया, स्टाम्प हो गई, उसके बारे में कोई अपराध किया जाता है तो 475 करता है। और ऐसे जो 476 है वो किसी भी ऐसी चीज के बारे में है जो डिवाइस से मार्क है जिससे ऐसे डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट किया जाता है, तो 467 के अलावा मतलब जो 475 और 476 है ये दोनों सेक्शंस में जो अपराध इन्वॉल्व है वो ऐसे मार्क्स के बारे में है, ऐसी चीजों के बारे में है जिनका काम है किसी भी दस्तावेज को ऑथेंटिकेट करना, कि वो जो स्टैम्प है वो जो भी चीजें उसके साथ गड़बड़
सकते हैं। देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, जो हम सेकंड कैटेगरी पढ़ाया ना कि 10 साहब कंप्लेन कर रहे हैं कोर्ट के साथ वो हुआ है गलत हुआ है। देखो मानो ये कोई कोर्ट ऑफ लॉ है और ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोर्ट ऑफ लॉ है, ये कोई व्यक्ति है। इस कोर्ट ऑफ लॉ के सामने कोई केस चल रहा है और इस केस के चलते चलते इस व्यक्ति ने कोर्ट ऑफ लॉ के सामने किसी डॉक्यूमेंट को पेश किया और फॉर एग्जांपल मानो वो डॉक्यूमेंट फोर्ज था। अब ये जो व्यक्ति है जिसने डॉक्यूमेंट के साथ फोर्जरी की है, इसने अपराध किया है सेक्शन 463 के अंदर। अब यहाँ पर कोई भी केस चल रहा हो, सिविल केस भी हो सकता है, क्रिमिनल केस भी हो सकता है, कोई भी प्रक्रिया, उसका कोई लेना देना नहीं है इस अपराध से जो अपराध इस व्यक्ति ने किया किसी भी फोर्ज डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने पेश करने। तो यहाँ पर कोर्ट में 10 साहब बैठे हैं, वो तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, हो सकता है कि सिविल कोर्ट ही हो, ये पॉसिबल है। उनकी जो जुडिशन है वो उसी कार्रवाई तक सीमित है जिसके लिए ये डॉक्यूमेंट दिया गया। अब ये तो अपराध है ना, अपराध को पूरा प्रोसेस पूरा करना है, जो पूरी ट्रेल है वो पूरी होती है। ये पहले अपराध का कॉग्निजेंस लिया जाता है, फिर चार्ज फ्रेम होता है, फिर जाके ट्रायल करता है। ऐसा नहीं है कि केस चलते चलते किसी को अपराध कर दिया फिर सब सैलरी उठा के फांसी दे देंगे, ऐसा तो नहीं कर दिया तो फर्क नहीं पड़ेगी। तो ये जो व्यक्ति है अब इसके बारे में इस सेक्शन को लेके अपराध को लेके प्रक्रिया पूरी होगी और प्रक्रिया का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सेक्शन 190 लीगल प्रक्रिया की बात करो। मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं, अब जरूरी नहीं है ना ये 10 मजिस्ट्रेट साहब ही हों। अब जो भी मजिस्ट्रेट साहब है जो कॉग्निजेंस लेंगे इस अपराध की, अब वो कैसे डिटरमाइन होगा, ये डिटरमाइन होगा कि ये जो अपराध है कहां पे हुआ है। तो यहाँ सेक्शन 190 को पढ़े तो मोटे तौर पर किसके पास पावर है कॉग्निजेंस लेने की, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। तो जिस जगह पे ये अपराध हुआ है उसके हिसाब से मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो भी बन रहा होगा उसका क्लेम बनता है इसके ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसा अपराध है कोर्ट के रिलेशन में है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वाली बात या एफआईआर वाली बात वो सारी बातें होती नहीं, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट ऑप्शन नहीं है, ना ही जैसा पर्सनल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन काम कर रही है। हमारा सेक्शन 195 पार्टी कह रहा है केवल एक तरीका है वो कंप्लेंट, और इसके व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट कोई भी फाइल नहीं कर सकता। मानो इसके अंदर अपोजिट पार्टी से कोई नुकसान हुआ इस फोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में, इस फोर्स डॉक्यूमेंट की वजह से वो चाहते भी मजिस्ट्रेट साहब को कंप्लेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मजिस्ट्रेट सेक्शन 195 ऐसा बना केवल कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ लोगों के पास पावर है जो इस मजिस्ट्रेट को पावर दे सकते हैं कॉग्निजेंस लेने के लिए। एक तो ये 10 खुद हैं जिनके सामने वो डॉक्यूमेंट पेश किया गया, या तो इनका कोई भी ऑफिसर है जिसको भी अथॉरिटी देके कंप्लेंट फाइल करने की, या फिर इनका कोई भी सीनियर कोर्ट होगा। इन तीनों में से ही कोई जब आगे आएगा और बताएगा मजिस्ट्रेट साहब को फलाने व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है हमारे साथ, तभी हमारे मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ट्रायल और कॉग्निजेंस इस बात को बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ सेक्शन 2 में। अब ये सेक्शन 2 क्या कहता है, ये बोलता है कि जहां पर कोई भी कंप्लेंट करी जा रही है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, अगर हम क्लॉज की बात करें सेक्शन 1 की, कोई पब्लिक सर्वेंट वाली बात पड़ती या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा जिसको सबॉर्डिनेट करता है उसको पब्लिक सर्वेंट का सीनियर बनता है। अगर कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन जहां पर वो पब्लिक सर्वेंट काम करता है या फिर जिस भी अथॉरिटी के अंतर्गत वो आता है, उस अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो जो कंप्लेंट है जो पब्लिक सर्वेंट ने फाइल की है उसको वो वापस ले सकते हैं। और उसको वापस लेना होगा तो इसके बारे में उस अथॉरिटी को एक ऑर्डर ड्राफ्ट करना पड़ेगा और उस ऑर्डर को कोर्ट के पास भेजना पड़ेगा। इसके बाद मजिस्ट्रेट साहब को कॉग्निजेंस लेना है, और जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब को ऑर्डर प्राप्त हो जाएगा तो मजिस्ट्रेट साहब के पास ये पावर आई थी उस केस का कॉग्निजेंस लेने की, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेंट फाइल की थी, वो पावर उनसे फिर से छिन जाएगी और वो चाह के भी उस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। पर अगर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई कॉग्निजेंस की स्टेज को क्रॉस कर चुकी है और ट्रायल शुरू हो चुका है, मतलब मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस लेगी, चार्ज भी फ्रेम हो गया और ट्रायल चल रहा है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो ऐसे समय पर किसी अथॉरिटी के पास पावर नहीं है कि वो किसी भी कंप्लेंट को विड्रॉ करे। तो अगर मैं बात करूं पब्लिक सर्वेंट वाली सिचुएशन की उन सारे अपराधों की जो पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी का कंटेम्प्ट थे, तो हमने बोला था कि इसका कॉग्निजेंस तभी लेंगे मजिस्ट्रेट साहब जब ये पब्लिक सर्वेंट कंप्लेंट फाइल करेगा या सीनियर फाइल करेगा। पर मानो किसी पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेंट फाइल कर भी दी तो उसके कंप्लेंट फाइल करने की वजह से जो हमारे जेएम होंगे उनके पास पावर तो आ जाएगी सेक्शन 190 के अंदर कॉग्निजेंस लेने की। पर मानो जो अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर है, मतलब इंस्टीट्यूशन में काम करता है, वो अथॉरिटी को ये बात पसंद नहीं आई और वो अथॉरिटी इस कंप्लेंट को वापस लेना चाहती है, वो नहीं चाहती कि पब्लिक सर्वेंट इस कार्रवाई को आगे बढ़ाए। तो ये जो अथॉरिटी है ये ऑर्डर जारी करती है इसके नाम पर, हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के नाम पर, और बोलती है कि हमारे पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट के आधार पर आप किसी केस का कॉग्निजेंस मतलब ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ट्रायल की बात नहीं हो रही है, हम कॉग्निजेंस की स्टेज पहुंचे। कॉग्निजेंस का कितना मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ माइंड, ट्रायल अभी बहुत दूर है। तो अगर अथॉरिटी ने कहा कि आप इस केस का कॉग्निजेंस मत लो और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ऑर्डर प्राप्त हो गया तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो भी पावर थी वो सब छिन जाएगी और वो जाके भी उस केस का कॉग्निजेंस नहीं ले पाएगा। पर अगर अथॉरिटी ने ऑर्डर जारी करते करते देरी कर दी और उस देरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस ले भी ली, चार्ज भी फ्रेम हो गया, इनफैक्ट ट्रायल शुरू हो गया, ट्रायल की स्थिति आगे तीसरे नंबर पर आती है। सबसे पहले कॉग्निजेंस होता है, पर छोटी मोटी स्टेज पर तो मोटे तौर पर कॉग्निजेंस फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से आता है। अगर ट्रायल की स्थिति पर ट्रायल शुरू हो गया फिर कुछ नहीं किया जा सकता, फिर तो ट्रायल चल के ही रहेगा। ठीक है, तो क्लॉज 2 के अंदर हमने ये स्पेसिफिक सिचुएशन पढ़ ली जहां पर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा फाइल की गई है तो उसको विड्रॉ किया जा सकता है उसकी अथॉरिटी के द्वारा। अब क्लॉज 3 में ये तो कोर्ट शब्द इस्तेमाल किया ना हमने, जो सारे अपराधों की बात करी थी जहां पे बोल रहे थे कि कोर्ट कंप्लेंट फाइल करेगा तब होगा। तो इस कोर्ट शब्द की डेफिनेशन में सिविल कोर्ट भी आते हैं, रेवेन्यू कोर्ट भी आते हैं, क्रिमिनल कोर्ट भी आते हैं, कोई ट्राइब्यूनल भी आ सकता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से चलाओ, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी से चलाओ, जिसको जिस कानून के द्वारा बनाया गया है वो कोर्ट की डेफिनेशन में डालता हूं। तो मोटे तौर पर वाली बात मैंने पहले बता दी, ये जो कोर्ट है जिसके बारे में वो अपराध हो रहा है, ये कोर्ट हो सकता है, सिविल कोर्ट हो सकता है, क्रिमिनल कोर्ट हो सकता है, रेवेन्यू कोर्ट हो सकता है, कोई ट्राइब्यूनल, इनमें से कोई भी हो ये कोर्ट की ही डेफिनेशन में करेगा। और जब ये कंप्लेंट फाइल करेगा हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने, तभी वो कॉग्निजेंस ले पाएंगे उस अपराध का अंडर सेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो कोर्ट की डेफिनेशन में फोकस करना है। अब आ जाओ इसमें 4 में, ये जो शब्द है कोर्ट, वो सबऑर्डिनेट माना जाएगा किसी भी ऐसे कोर्ट का जिस कोर्ट के पास आमतौर पर अपील फील फाइल की जाती है इस कोर्ट की डिग्री के खिलाफ। मैंने आपको बताया था कि जो कंप्लेंट करने की बात है सारे अपराधों के बारे में कोर्ट रिलेशन में हो रहे हैं, वो पावर कोर्ट के पास होता है या फिर उसका कोई भी सीनियर कोर्ट हो सकता है। तो ये जो सीनियर कोर्ट है, सीनियर कोर्ट कौन सा होगा? तो सीनियर कोर्ट वो कोर्ट होगा जिसके सामने अपील फाइल की जाती है इस कोर्ट के रिस्पेक्ट के खिलाफ। अगर कोई केस चलता है इस केस के कोर्ट के सामने और डिसीजन आता है तो पार्टी अपील फाइल करती है, वो जिस कोर्ट के सामने करती है आमतौर पर वही कोर्ट सीनियर कोर्ट कहलाएगा और उसके पास भी पावर होगी कंप्लेंट फाइल करने की और मजिस्ट्रेट साहब को कॉग्निजेंस लेने की के लिए ऑथराइज करने की। ठीक है, पर मानो कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि वो एक ऐसा कोर्ट है जिसके ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल नहीं की जा सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे कोर्ट को सीनियर कोर्ट मानेंगे जिसके लोकल जुडिक्शन के अंदर ये वाला कोर्ट आता होगा। तो मानो ये वाला कोर्ट है, वो ऐसा कोर्ट नहीं है कि इसके ऑर्डर के खिलाफ अपील सुनता हो, पर ये जो कोर्ट का जुडिक्शन है वो किस कोर्ट के विधान आता है। मानो ये वाला कोर्ट है, ये वाला कोर्ट है जिसके साथ अपराध हुआ है, इसका जुडिक्शन इतना है, और ये वाला कोर्ट है जिसको सीनियर मानना चाह रहे हैं उसका ये है। अगर ऐसी स्थिति है तो इस वाले कोर्ट को हम सीनियर मान लेंगे, भले अपील वाली बात ना हो। वैसे 90% सिचुएशन में तो अपील वाली स्थिति से पता चल जाएगा कौन सा सीनियर कोर्ट है। पर मानो कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि किसी कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ एक से ज्यादा कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है, इस कोर्ट में भी उस कोर्ट में भी, तो कौन से कोर्ट को सीनियर मानेंगे? तो वो जो दो कोर्ट्स है, जो दो ऑप्शंस है, उसमें जो इंफीरियर जुडिक्शन का है वो सीनियर कोर्ट माना जाएगा। मानो ये वाला कोर्ट है जिसके साथ अपराध हुआ है, इसके ऑर्डर के खिलाफ इस कोर्ट में भी फाइल की जा सकती है अपील और इस कोर्ट में फाइल की जा सकती है। अगर हायरार्की में देखें तो ये ज्यादा ऊपर है, ये उससे नीचे है। तो ऐसी स्थिति में जब एक से ज्यादा कोर्ट के पास अपील फाइल की जा सकती है किसी कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ, तो सीनियर कोर्ट उस कोर्ट को मानेंगे जो इस कोर्ट से ज्यादा करीब होगा। ये वाला कोर्ट नहीं, हायरार्की में ज्यादा ऊपर है, बल्कि ये वाला जो जस्ट ऊपर है उस कोर्ट को सीनियर माना जाएगा और उस कोर्ट के पास पावर होगी कि वो उसके पे अपील फाइल कर सकेगा। ठीक है, मतलब उसी चीज में बाली निकालने वाली बातें हैं, उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, सोचते चलो। ठीक है, अगर कभी ऐसी स्थिति है कि किसी कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सिविल कोर्ट में भी जा रही है, रेवेन्यू कोर्ट में भी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में जो सीनियर कोर्ट है उस कोर्ट को मानेंगे जिस प्रकार का वो केस होगा।
सेशन कोई भी तीसरा बंदा बीच में डालना रहा है, इस स्थिति का फायदा ना उठाए। जैसे मानो कोई ऐसी स्थिति है जहां पे एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने इस पब्लिक सर्वेंट की जो अथॉरिटी है उसकी अवहेलना की है और कुछ और भी लोग इन्वॉल्व हैं जिनका नफा नुकसान हो सकता है इस अथॉरिटी की वायलेशन की वजह से। मानो पब्लिक सर्वेंट की बात नहीं मानी गई, उसकी वजह से इस व्यक्ति को नुकसान हुआ, अब ये दौड़ा जाएगा कंप्लेंट करने एफआईआर करने, या फिर ये कोई व्यक्ति है जो इसे करता है इसको पसंद नहीं करता, तो वो इस स्थिति का फायदा उठाएगा कि देखो आराम पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी की अवहेलना कर दी और ये लॉजिक कोर्ट में भी साथ साथ लगा के ये लॉजिक ये भी बात आ जाएगा एफआईआर लिखवा के कंप्लेंट फाइल करनी। इन दोनों स्थितियों में इनका क्या लेना देना भाई, तेरे को नुकसान हुआ है तो नुकसान की भरपाई के लिए फाइल करो, बट आप ये नहीं कह सकते पब्लिक सर्वेंट की बेइज्जती हो गई और आपका क्या लेना देना, आपको कोई लेना देना नहीं। इस स्थिति में नुकसान किसी का हुआ है तो इसका पब्लिक सर्वेंट का हुआ है, उसकी इंस्टीट्यूशन का हुआ है, सिटी ऑफिसर का हुआ है, क्योंकि वो भी उस इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जो तीसरे लोग हैं इनकी इंटरमेडिएट को रोकने के लिए ये प्रावधान बनाया गया है। सिविल सिचुएशन में कोर्ट कोई भी व्यक्ति अगर अपराध कर रहा है कोर्ट के संबंध में है तो कोई भी व्यक्ति से नुकसान हो रहा हो उस अपराध की वजह से नुकसान की भरपाई के लिए फाइल कर सकता है, पर उसमें भी ये आधार दिखा सकता है कि देखो कोर्ट के साथ धोखाधड़ी या कोई तीसरा व्यक्ति सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है। अगर किसी का नुकसान हुआ है उस सारे सेक्शन के अंदर जिसके अंदर चर्चा करी है वो हुआ है उस कोर्ट का या फिर जुडिशियल इंस्टीट्यूशन का, मतलब उसके सीनियर कोर्ट का, और किसी का कोई लेना देना नहीं है। एंड दैट इज द रीजन कि यही कमेटी में कंप्लेंट देते हैं तभी मजिस्ट्रेट साहब को ले सकते हैं और तभी लिया जाएगा, तभी रिटन कंप्लेंट फाइल की जाएगी जरूरी है जब एसेंशियल लगेगा, तो इससे बर्डन भी कम होता है और तीसरा व्यक्ति उल्लू बन के फायदा भी नहीं उठा पाएगा। ठीक है, ये दोनों सिनेरियोस हैं जिसकी वजह से आपको ये सेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब देखो अगला सेक्शन बड़ा छोटा सा सेक्शन है, एक पैरा सेक्शन है और ये सेक्शन 195 ये बात करता है विटनेसेस की और उन अपराधों की जहां पे विटनेस को थ्रेटन किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। अगर कोई भी विटनेस गवाह या कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो कंप्लेंट फाइल कर सकता है किसी भी ऐसे अपराध के बारे में जिसकी व्याख्या सेक्शन 195 के अंदर दी है। बस खत्म। अब देखो जल्दी से सेक्शन 195 देखो 195 बात करता है थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, मतलब इसके अंदर ऐसी स्थिति कवर की जा रही है जहां पर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति पे प्रेशर बना रहा है, उसको थ्रेट दे रहा है, उसको डरा रहा है कि वो झूठा बयान दे, फॉल्स एविडेंस दे। अब ये जो सेक्शन 195 है ये प्रॉब्लमेटिक सेक्शन है। प्रॉब्लमेटिक सेक्शन मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि इसके इंटररिलेशन को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसके इंटररिलेशन को नहीं समझेंगे तब तक हमारी बात पूरी तरीके से दिमाग में जाएगी, क्योंकि ये जो सेक्शन 195 है ये हमारे सेक्शन 195 में भी लिखा हुआ है जब उसने सेक्शन 193 से लेकर 96 को इंक्लूड किया हुआ है। तो ये जो सेक्शन 195 है ये सब्जेक्ट मैटर है हमारे सेक्शन 95 का भी और 95 का भी। कौन सा सेक्शन 195 जहां एक तरफ हम 195 के अंदर बोल चुके हैं पहले से ही कि अगर कोई अपराध होगा इन सारे सेक्शन में जिसमें से एक ये सेक्शन है तो उसके बारे में कंप्लेंट फाइल करेगा, कौन करेगा, वो कोर्ट या उसका कोई सीनियर कोर्ट या जुडिशियल ऑफिसर। पर 195 इसी लिस्ट में बस एक व्यक्ति को और बढ़ा दे रहा है, केवल एक व्यक्ति को और जोड़ दे रहा है, वन एडिशनल बंदा जिसको ऐड किया जा रहा है और वो बंदा है विटनेस, गवाह या फिर कोई भी अदर पर्सन, कोई भी दूसरा व्यक्ति जो गवाह की कैटेगरी में निकल रहा है, गवाह नहीं बन रहा है। तो ये सेक्शन 195 है, इसके अंदर क्या है, किसी भी विटनेस को थ्रेटन किया जा रहा है, डराया जा रहा है, तो वो जो विटनेस है जिसको थ्रेटन किया गया था झूठी गवाही देने के लिए या वो दूसरा व्यक्ति जिसको थ्रेटन किया गया था गवाही देने के लिए, अगर ये लोग चाहे तो ये लोग भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। और सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी उसके आधार पर मजिस्ट्रेट को लेना है। तो केवल इस सेक्शन के बारे में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आईपीसी में 195 आ रहा है, सीआरपीसी में 195 आ रहा है, तो आईपीसी का सेक्शन 195 है केवल एक इकलौता ऐसा सेक्शन है जिसमें कोर्ट के पास पावर है कंप्लेंट फाइल करने की, उसके साथ साथ विटनेस और अदर पर्सन के पास भी। तो बाकी के जो सेक्शन की व्याख्या की गई 195 के अंदर उनमें विटनेस का कोई रोल नहीं, केवल एक इकलौता ऐसा सेक्शन है जिसके बारे में जो रिटन कंप्लेंट है मजिस्ट्रेट साहब के पास वो मजिस्ट्रेट के द्वारा वो विटनेस के द्वारा भी भेजी जा सकती है। और अगर विटनेस भेजता है तो हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब जो कॉग्निजेंस ले हैं वो वैलिड सफिशिएंट होकर एक्शन लेंगे। केवल एक इकलौता एक सेक्शन, कौन सा सेक्शन 195 है और आईपीसी इसको याद कैसे करोगे, क्योंकि सीआरपीसी का ये 195 ही है और ये चर्चा किसकी कर रहा है, आईपीसी के 195 की याद नहीं करना पड़ेगा, दिमाग में अपना चल जाएगा। ठीक है, अब देखो अब जो हमारा अगला सेक्शन है उसमें जो स्थिति है उसमें जो सिचुएशन है वो मिलती जुलती है उस सिचुएशन से जिस सिचुएशन को हमने सेक्शन 195 के अंदर पढ़ा, बस जो कैटेगरी ऑफ लोग है वो बदल जाएंगे। जैसे 195 का मेन एजेंडा कौन था, पब्लिक सर्वेंट और कोर्ट, जो अपराध हो रहे थे वो पब्लिक सर्वेंट के बारे में थे और कोर्ट के बारे में थे, वही जो एजेंडा है वो थोड़ा सा बदल जाता है 196 के अंदर और बाकी सब सेम। यहाँ पे उन अपराधों की बात हो रही है, उन ऑफेंसेस की बात हो रही है जो स्टेट के खिलाफ है, राज्य के खिलाफ। हमारे 196 का एजेंडा कौन है, स्टेट है और बाकी भाषा सब सेम है। इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा किसी भी ऐसे अपराध की जिसको चैप्टर नंबर 6 में आईपीसी का चैप्टर नंबर 6 है उसमें इंक्लूड किया गया है या फिर सेक्शन 153 ए 295 ए सेक्शन 505 का सबसेक्शन 1। अगर इन चार कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी का अपराध है, बड़ी सारी ऑफेंस पहले बता दूं, राज्य के खिलाफ होते हैं, स्टेट के खिलाफ होते हैं, उनका संबंध होता है स्टेट से, इन सारे अपराधों के बारे में जो मजिस्ट्रेट साहब है वो सेक्शन 190 के अंदर कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। इसका तरीका ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, काफी सीरियस ऑफेंसेस होते हैं पर उसकी एक स्पेसिफिक प्रक्रिया क्या प्रक्रिया है, सबसे पहले देखिए चैप्टर नंबर 6 जिसकी बात हो रही है। चैप्टर नंबर 6 बात करता है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, बहुत सीरियस ऑफेंसेस है, सारे पढ़ चुके हम लोग। ये शुरू होता है हमारे सेक्शन 121 से लेके 130 तक। इसमें वेज वॉर करना, ठीक है, युद्ध को छेड़ देना, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी करना, किसी भी असॉल्ट करना, प्रेसिडेंट को गवर्नर को सेडिशन करना, ऐसे टाइप के कुछ खतरनाक अपराध इंक्लूड किए गए। तो जो चैप्टर 6 है हमारे आईपीसी के सारे ऑफेंसेस है 121 से लेके 130 तक। इनमें से किसी भी सेक्शन के बारे में अगर कोई भी अपराध है तो मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस नहीं ले सकते अपने आप से। अभी चैप्टर 6 के अलावा और कौन से सेक्शन है देखो, पहला है 153 ए 153 बात करता है एनिमिटी को प्रमोट करने के बारे में। कोई भी व्यक्ति है हमारे देश में रहने वाले लोगों के बीच में दुश्मनी को फैला रहा है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, तो कहीं ना कहीं स्टेट इन्वॉल्व है क्योंकि उसकी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। अगला देखो 295 ए 295 ए इसके ऑफेंस को समझते हैं। अब 295 ए बात करता है डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग, कोई भी व्यक्ति जानबूझ के ऐसा कोई कृत्य कर रहा है जिसके तहत वो किसी ग्रुप के धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रहा है। तो धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचेगी क्या होगा सभी को पता है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा अपराध है जिसकी वजह से स्टेट पर, राज्य पर प्रभाव पड़ेगा। और आखिरी सेक्शन 505 का भी केवल सेक्शन 1 की बात की गई है। ठीक है, देखिए सेक्शन 505 को खोलेंगे फटाफट से। सेक्शन 505 बात करता है बच्चे स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ, सब आगे पब्लिक, तो कोई भी व्यक्ति है जो मिसचीफ क्रिएट कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, कोई भी ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से राज्य को परेशानी करनी पड़ सकती है। तो ये सारे ऑफेंस है 121 से लेकर 130 153 295 और 505। अगर किसी व्यक्ति ने इनमें से किसी सेक्शन के अंदर अपराध किया है तो कोई भी मजिस्ट्रेट एट द फर्स्ट एंड कॉग्निजेंस नहीं लेता है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो इनमें से किसी भी अपराध के बारे में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, या कोई भी व्यक्ति जो इनमें से किसी भी अपराध के बारे में अबेटमेंट कर रहा है, कोई सारा रिपीटेशन है। इनमें से किसी भी स्थिति के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब है कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, तब लेंगे उनको कॉग्निजेंस लेने के लिए क्या चाहिए, ध्यान से देखना, यहाँ पे बदलाव है प्रीवियस सेक्शन। यहाँ पे कंप्लेंट की बात नहीं आ रही, जो कंप्लेंट की बात है 195 के अंदर। यहाँ पे जो भाषा इस्तेमाल की गई है क्या है, प्रीवियस सेक्शन, मतलब आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कॉग्निजेंस लेने से पहले, और वो परमिशन किसकी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, डिपेंडिंग कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ अपराध है या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ अपराध। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है तो ऐसे अपराध का कॉग्निजेंस लेने के लिए मजिस्ट्रेट साहब को प्रीवियस सेक्शन चाहिए। अभी बस इतने पे अपने दिमाग को फ्रीज कर आगे देखो। जो 1 ए है वो कहता है कि कोई भी अपराध जो सेक्शन 153 बी के अंदर है या फिर 505 के सबसेक्शन 2 या सबसेक्शन 3 के अंदर है। अब देखो 505 को अगर हम स्पेसिफिक देखें 505 को दो भाग में बांटा है। जो 505 का सबसेक्शन 1 है वो कवर हुआ है हमारे इस सेक्शन 196 के सबसेक्शन 1 और उसके सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 है वो कवर हुए हैं हमारे सेक्शन 196 के सबसेक्शन 1 के अंदर। तो तोड़ा गया है सेक्शन, ठीक है, और हमारा सेक्शन 153 बी है, इसको देख लेते हैं ठीक है। अब ये हमारा उसमें हमारा सेक्शन 1 था सेक्शन 196 का, उसमें कौन सा सेक्शन इंक्लूड किया गया था 153 ए, यहाँ पे कौन सा है 153 बी।
ले ले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होगा? समझ गए ना? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करना है। कॉम्प्लिकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेगा। पर आपको परमिशन किसकी चाहिए? इनको अपराधों की स्थिति में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियम साहब, ठीक है? तो आपने समझ लिया दो कैटेगरी समझ ली। पहली कैटेगरी में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, और दूसरी कैटेगरी में इसमें दो अपराध है, उसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब है। अब देखो सेक्शन 2 ये बोलता है कि कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, यूनिवर्सल है। किसी भी ऐसे अपराध के बारे में जो अपराध क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, किसका है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, जिसकी सजा का प्रावधान आपको पता है 120 में क्या है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की व्याख्या 120 के अंदर है और उसका पनिशमेंट 120 के अंदर है। तो अगर कोई अपराध है और वो अपराध क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, और ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो तक है वो मृत्यु तक नहीं दिया है, ना ही इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का प्रावधान है, ना ही रिगोरस इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है जो 2 साल या 2 साल से ज्यादा की। तो ऐसा कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अपराध जिस अपराध को करने के लिए जो सजा मिलेगी वो 2 साल से कम की होगी, अगर आसान भाषा में बोलूं तो ऐसी स्थिति में भी कोई मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेंगे जब तक कि क्या देखना कैटेगरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट आए में जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंसेंट ना दे, और ये जो कंसेंट होगा ये राइटिंग में होगा, ठीक है? तो हमने तीसरी कैटेगरी में क्या पढ़ा तीसरी कैटेगरी में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसी भी अपराध के बारे में आईपीसी में किसी भी अपराध के बारे में जरूरी नहीं है कि इसका चर्चा करिए पार्ट 6 के अंदर हो या 153 या 505 कोई जरूरी नहीं, किसी भी अपराध से जुड़ी हुई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, ठीक है? वेरी सिंपल। पर अगर उसकी सजा 2 साल से कम की है तो वहां पर आपको प्रीवियस सेक्शन चाहिए होता है, किसका? स्टेट गवर्नमेंट का या फिर किसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। अभी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अपराध है आपको पढ़ा चुका, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जो पनिशमेंट का प्रोविजन है उसी के तौर पर जुड़ा हुआ है उस अपराध से जिसके बारे में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो जितने सीरियस अपराध के बारे में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी तो सीरियस पनिशमेंट होगा, और अगर सीरियस पनिशमेंट है तो वहां पे प्रीवियस सेक्शन की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई अपराध है जिसमें सजा 5 साल की हो सकती है, 10 साल की हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है, मृत्यु दंड हो सकता है, वहां पे कोई प्रीवियस सेक्शन की जरूरत नहीं है, ना स्टेट गवर्नमेंट की ना मजिस्ट्रेट की, और सजा कम है 2 साल से कम है तभी आपको प्रीवियस सेक्शन चाहिए होता है, ठीक है? तो एक और प्रोविजन है अगर कोई ऐसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें सेक्शन 195 में अप्लाई हुआ है, सेक्शन 196 में तो वहां पर आपको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी मजिस्ट्रेट और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि सेक्शन 195 और 196 में ओवरलैप ना 195 और 196 में ओवरलैप ना क्यों? सेक्शन 195 के अंदर जब हमने पब्लिक सर्वेंट्स से जुड़े हुए सारे ऑफिसर्स की चर्चा की थी और फिर कोर्ट से जुड़े हुए सारे ऑफिसर्स की चर्चा की थी, तो उस ऑफिसर्स के साथ साथ हमने अटेम्प्ट को भी इंक्लूड किया था, अबेटमेंट को भी इंक्लूड किया था, और वेरी इंपॉर्टेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को भी इंक्लूड किया था। तो वो जो सारे ऑफिसर्स हैं उनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को सेक्शन 195 के अंदर इंक्लूड किया और उनके बारे में कॉग्निजेंस लेने के लिए आपको मजिस्ट्रेट की चाहिए रिटन कंप्लेंट ना या फिर जज साहब की रिटन कंप्लेंट। तो वो जो सारी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अपराध के बारे में जो सेक्शन 195 में मेंशन है वो सेक्शन 196 के अंदर नहीं करेंगे भले ही उसकी सजा 2 साल से कम की हो। तो 196 के अंदर वही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करेंगी जिनका पनिशमेंट पहले तो 2 साल से कम है और दूसरा वो ऐसे ऑफिसर्स से जुड़ा हुआ है जो ऑफिसर्स सेक्शन 195 में मेंशन नहीं है। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी होंगी तभी परमिशन चाहिए होगी स्टेट गवर्नमेंट की या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, बाकी सिचुएशन में नहीं, ठीक है? सेक्शन 3 देखो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है या हमारा स्टेट गवर्नमेंट है ये जो सेक्शन देने की पावर दी गई है ना, चाहे वो सेक्शन 1 के अंदर हो चाहे वो सेक्शन 1 के अंदर हो, सेक्शन 1 के अंदर सारे सेक्शन पार्ट 6 51 153A 505 295A और सेक्शन 1 के अंदर कौन सा था? केवल 2 सेक्शन 153B और 505 का सेक्शन 2 पर दोनों जगह सेक्शन 1 के अंदर किसके पास पावर थी? सेक्शन 1 सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और 1 के अंदर किसके पास पावर थी? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और सेक्शन 2 के अंदर किसके कॉन्स्पिरेसी पड़ी वहां पर स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो हमारा सेक्शन 3 है वो बात कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या है कि जब स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन देगी सेक्शन 1 के अंदर या सेक्शन 1 के अंदर या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर है 1 के अंदर पावर है और 2 के अंदर पावर सेक्शन देने से पहले तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब है अगर वो चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, और ये जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगी ये किसी पुलिस वाले के द्वारा होगी, पर वो जो पुलिस वाला है उसका जो पद है वो इंस्पेक्टर से नीचे नहीं होना चाहिए। आमतौर पर आप देखो किसी ने पद की बात होती है तो क्राइटेरिया लिखा होता है वो सब इंस्पेक्टर लिखा होता है, तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे जिस पद की बात हो रही है जिसको बेंचमार्क बनाया जा रहा है वो है इंस्पेक्टर। और जब ऐसा किया जा रहा है तब ऐसा ऑर्डर किया जा रहा है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो ये जो पुलिस ऑफिसर होगा जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगा उसके पास वो सारी पावर्स होगी जो हमारे सीआरपीसी का सेक्शन 155 देता है अपने सेक्शन 3 के अंदर। तो जो भी पावर्स सीआरपीसी के अंदर पड़ी है जो किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है वो सारी पावर्स इस पुलिस ऑफिसर को भी मिलेंगी जो ये प्रिलिमिनरी लेवल पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा। तो कहने का मतलब है अगर सेक्शन 196 के अंदर कभी भी जरूरत आन पड़ी है इनमें से किसी भी अपराध के बारे में कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन लेने की जरूरत है, स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन लेने की जरूरत है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेक्शन की जरूरत है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट उसके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके आधार पर वो डिटरमाइन कर पाए कि उसे ये परमिशन देनी है या नहीं, ये सेक्शन देना है या नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में वो अगर चाहे तो पुलिस वालों की सहायता लेके प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकते हैं और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी डिटेल्स सामने आएंगी उनके आधार पर डिटरमाइन कर सकते हैं कि उन्हें सेक्शन देनी है या नहीं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे जो गवर्नमेंट है या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब है किसी भी सिचुएशन में इनको मजबूर किया जाएगा कि आंख बंद करके ये सेक्शन दे। तो बच्चे हमारे सेक्शन 196 है मुझे लगता है मोटे तौर पर पढ़ते ही आपको सेक्शन नंबर समझ आने लगा होगा, वैसे पूरी लाइन में इसको कंक्लूड करूंगा, वैसे समझो कि कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो राज्य के खिलाफ होते हैं, जैसे हमारा चैप्टर नंबर 6 आईपीसी सारे अपराध 1 से लेकर 120 कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो सीधे तौर पर राज्य के खिलाफ नहीं होते पर उनका राज्य पर बहुत बुरा प्रभाव होता है, जैसे 153 जैसे 295 जैसे 505। तो इन सारे अपराधों के बारे में कॉग्निजेंस लेने से पहले ये जरूरी बनाया गया है कि सेंट्रल ली जाए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट फॉर द रीजन कि कोई तीसरा व्यक्ति इस स्थिति का फायदा ना उठाए। अब कोई व्यक्ति कोई मुसलमान व्यक्ति या कोई हिंदू व्यक्ति है ऐसी बातें कर रहा है जिससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में किसी तीसरे व्यक्ति को अधिकार नहीं है जब तक उसको पर्सनली अटैक नहीं किया जाए। वो जिम्मेदारी राज्य की उस बात को समझे और जरूरी लगे तभी उसको करने का सेक्शन तो आपने कंट्रोल करना है उन सारे ऑफिसर्स को जिसका डायरेक्ट प्रभाव उसके ऊपर होता है। तो पहली स्थिति में ये सारे ऑफिसर्स की चर्चा की सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का है। दो सेक्शन हैं सेक्शन 153B और 505 के सेक्शन 2 ये भी ऐसे ऑफिसर्स जिनका राज्य के ऊपर प्रभाव हो रहा है पर इनका नेचर जो है वो थोड़ा सा लोकलाइज हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पे जो अथॉरिटी दी गई है सेक्शन देने की वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी दी गई है अलॉन्ग विद सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट। तो सेक्शन 2 के अंदर इस सेक्शन 1 के अंदर ये तीनों कैटेगरी सेक्शन हैं। जहां तक बात क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाली है कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अपराध है अगर उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पनिशमेंट 2 साल से कम है और वो ऐसे अपराध क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जिसमें 195 के अंदर नहीं किया गया तो ऐसी सिचुएशन जो पनिशमेंट देने की पावर है या फिर जो सेक्शन देने की पावर है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है और सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और सेक्शन जरूरी है। और आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण बात फिर वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेक्शन 1 के अंदर या 1 के अंदर फिर वो चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ना सेक्शन 1 के अंदर या सेक्शन 2 के अंदर ये सारे लोग जब भी जरूरत पड़ेगी कि सेक्शन चाहिए तो अपनी सहायता के लिए पुलिस से प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकते हैं। किसी भी ऐसे ऑफिसर की जिसका पद इंस्पेक्टर या उससे चाहे उसकी सहायता ले सकते हैं और वो जो इंस्पेक्टर है वो सारी पावर रखेगा जो किसी नॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास होती है एज पर सेक्शन 155 सेक्शन और उन पावर को एक्सरसाइज करते हुए कोशिश करेगा जितनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करे और वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अवगत करवाए जिसके आधार पर डिसाइड करवाएंगे कि उनको सेक्शन देना है या नहीं। तो दैट इज द होल एजेंडा। तो बच्चे हमने इस लेक्चर के अंदर 3 सेक्शंस पढ़े सेक्शन 195 195A और 196 ये तीनों सेक्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही डिटेल है। अब हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम इसी चर्चा को आगे करेंगे आप बिल्कुल परेशान मत। जो सबसे कठिन सेक्शन है वो हमने हैप्पी इसी क्लास में कवर कर लिया। आगे की जो क्लास है हमारी अगली क्लास है जिसमें हम 197 198 और बाकी जो सेक्शन पढ़ेंगे वो भी कुछ जुड़े हुए हैं समान है इसी प्रीवियस सेक्शन या रिटन कंप्लेंट की बात करते हैं